देखिए हमारा 65th क्वेश्चन चल रहा था, बीच में थोड़ा सा इंटरप्शन वीडियो में आ गया, जिस वजह से इसको सेकंड पार्ट में मुझे लोड करना पड़ रहा है। कार्बल अमाइन टेस्ट इज प्रिफर्ड इन एल्कोहलिक KOH बाई हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ। आप बताओ कार्बल अमाइन में एल्कोहलिक KOH के अलावा और क्या लेते हो? तो आप कहते हो कार्बल अमाइन टेस्ट में हम एल्कोहलिक KOH के अलावा क्लोरोफॉर्म लेते हैं और 1 डिग्री अमाइन लेते हैं, दो चीज़ें लेते हैं। तो आप देखो क्लोरोफॉर्म और 1 डिग्री अमाइन कहाँ पर है? क्लोरोफॉर्म और सिल्वर पाउडर है, ये आंसर होगा नहीं। ट्राई हेलोजिनेटेड मीथेन, इसी को कहा जाता है क्लोरोफॉर्म। ट्राई हेलोजिनेटेड मीथेन को क्लोरोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म या आयोडोफॉर्म कह सकते हो। तो ये लिया जाता है एंड प्राइमरी अमाइन, तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट देखो एन एल्किल हैलाइड एंड प्राइमरी अमाइन, ये नहीं होगा। एन एल्किल साइनाइड एंड प्राइमरी अमाइन, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ट्राई हेलोजिनेटेड मीथेन और प्राइमरी अमाइन हम लोग लेते हैं जब हम कार्बल अमाइन टेस्ट को परफॉर्म कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है एथिल अमाइन ऑन हीटिंग विथ कार्बन डाइसल्फाइड इन प्रेजेंस ऑफ HgCl2 फॉर्म एथिल आइसोथायोसाइनेट। इसमें क्या बनेगा? एथिल आइसोथायोसाइनेट बनेगा, जिसका नाम होता है, फॉर्मूला होता है C2H5NCS। ध्यान रखना बच्चों, ये एक अच्छी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। देखो कैसे होती है। C2H5NH2 हम लोग प्राइमरी अमाइन लेते हैं, क्या लेते हैं? 1 डिग्री अमाइन लेते हैं, और इसकी रिएक्शन कराते हैं कार्बन डाइसल्फाइड से। जो भी बनता है, मान लिया कंपाउंड बन रहा है A, और उसके बाद इसकी रिएक्शन कराते हैं HgCl2 से मर्क्यूरस क्लोराइड से, तो एक कंपाउंड रहता है B, जिसका फॉर्मूला रहता है, अगर मान लो ये इथाइल है तो हमको मिलेगा C2H5NCS, और अगर मान लो ये इथाइल की जगह R है तो हमको मिलेगा एल्किल आइसोथायोसाइनेट। हम लोगों को क्या मिलेगा? एथिल आइसोथायोसाइनेट मिलता है। और इसकी खास बात होती है कि ये जो स्मेल करता है, इसकी स्मेल मस्टर्ड ऑयल की तरह होती है, इसलिए इस रिएक्शन को हम मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन भी कहते हैं। और यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा एथिल आइसोथायोसाइनेट, यहाँ पर बनेगा। ये रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, जनरली पूछी भी नहीं जा रही है अभी पिछले कुछ ईयर से, इसलिए मैंने थ्योरी में डिस्कस नहीं करी है। बट इस रिएक्शन को हम मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन कहते हैं, और इस रिएक्शन का यूज़ हम लोग प्राइमरी अमाइंस के टेस्ट में करते हैं। और इस रिएक्शन का जो आंसर होगा वो होगा एथिल आइसोथायोसाइनेट, दैट इज फर्स्ट आंसर विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखो प्राइमरी अमाइंस ऑन हीटिंग विथ CS2, ये तो वही आ गया। प्राइमरी अमाइंस को जब हम CS2 के साथ गर्म करते हैं, फॉलोड बाई एक्सेस ऑफ मर्क्यूरिक क्लोराइड, और जो बनता है उसे मर्क्यूरिक क्लोराइड से जब हम ट्रीट कराते हैं, यील्ड्स तो बनता है आइसोथायोसाइनेट। द रिएक्शन इज नोन एज, द रिएक्शन इज कॉल्ड, कौन सी रिएक्शन कहलाती है? ये अभी हाल बताया, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें जो कंपाउंड बनता है उसकी जो स्मेल होती है वो मस्टर्ड ऑयल के समान होती है, इसलिए इस रिएक्शन को हम हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन कहते हैं। तो ये 67th का हमारा आंसर होगा A। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 68, आपसे पूछ रहा है इथाइल अमाइन अंडरगोज ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4। अगर हम इथाइल अमाइन का ऑक्सीडेशन करते हैं KMnO4 से तो क्या बनता है? इसका आंसर होगा एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड यहाँ पर बनता है। रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आप देख लीजिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, बट याद रखना कि एथिल अमाइन से आपके ऑक्सीडेशन जब हम कराएंगे तो हम लोगों को क्या मिलता है? एल्डिहाइड मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 69th क्वेश्चन अब हमारा है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि मैथिल अमाइन रिएक्ट्स विद HNO2। आप बताओ, मैथिल अमाइन का फॉर्मूला होता है CH3NH2। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं किससे? NaNO2 प्लस HCl के साथ, या फिर यूँ कहें तो HNO2 के साथ, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। चूँकि HNO2 अनस्टेबल होता है इसलिए NC2 प्रिपेयर करते हैं, NaNO2 HCl की रिएक्शन करा के,
और जब इसकी रिएक्शन होती है तो एलिफेटिक एमाइंस जो होते हैं वो एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं, एल्किल डाइएजोनियम सॉल्ट अनस्टेबल होते हैं, इसलिए डायरेक्टली ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। फाइनली हमको क्या मिलता है, मैथिल एल्कोहल। तो इसका आंसर होगा सी, दैट इज मैथिल एल्कोहल हम लोगों को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 70th क्वेश्चन अब हम लोगों का है। 70th क्वेश्चन को देखो, एथिलमाइन रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड। अगर एथिलमाइन को हम रिएक्ट कराएंगे नाइट्रस एसिड से तो आप खुद से बताओ एथिलमाइन में कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है, और इसकी रिएक्शन कराएंगे किससे, HNO2 से। HNO2 कहाँ से आता है, यही लेंगे। तो आप बताओ क्या मिलेगा, C2H5OH मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे इथाइल एल्कोहल। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा बी आंसर होगा, दैट इज इथाइल एल्कोहल, ये हमारा आंसर होगा। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है द गैस इवॉल्व्ड व्हेन मिथाइल एमाइन रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड। आपको पता होना चाहिए जब हम नाइट्रस एसिड के साथ एमाइन की रिएक्शन कराते हैं तो एल्कोहल बनता है और इसमें गैस निकलती है नाइट्रोजन, इसमें गैस निकलती है नाइट्रोजन। तो 71st क्वेश्चन का आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव नाइट्रोजन गैस ऑन ट्रीटमेंट विद नाइट्रस एसिड, दैट इज NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो नाइट्रोजन गैस कौन देगा, प्राइमरी एमाइन है ये देगा, प्राइमरी एमाइन है ये भी देगा, ये प्राइमरी एमाइन है ये भी देगा, तो सभी देंगे। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल विल गिव नाइट्रोजन गैस। इसमें सभी जो है वो नाइट्रोजन गैस को देंगे क्योंकि सभी के सभी क्या है, प्राइमरी एमाइंस हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है एमाइंस। अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं हम किससे, NaNO2 और HCl के साथ, NaNO2 और HCl के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो आप बताइए इसमें क्या बनेगा, इसमें क्या मिलेगा, ये आपको बताना है। NaNO2 और HCl के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो इससे हम लोगों को क्या मिलेगा। देखो बच्चों, जब हम NaNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, ध्यान से देखना, NaNO2 और HCl के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हम लोगों को मिलता है एल्किल डाइएजोनियम सॉल्ट, ये मिलता है। एल्किल डाइएजोनियम सॉल्ट हम लोगों को मिलता है, ये होता है अनस्टेबल, ये होता है अनस्टेबल, जो कि फर्दर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एल्कोहल में, और इसमें गैस निकलती है कौन सी, नाइट्रोजन। तो बच्चों यहां पर आपको सीखना चाहिए कि जब नाइट्रोजन गैस निकलेगी इस तरह से तो यहां कार्बोकैटायन बनेगा। क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इस पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, तो जो H2O अटैक करेगा इसमें तो फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों साइड से अटैक करेगा, और ऐसी सिचुएशन में आपको रेसमिक मिक्सचर की फॉर्मेशन होती हुई दिखेगी। हम लोगों को मिलेगा तो एक सेकेंडरी एल्कोहल जो मिलेगा वो ये होगा CH3CH C6H5 और NH2 की जगह आ जाएगा OH। तो ये क्या है, एक सेकेंडरी एल्कोहल है। ये एल्कोहल कैसा है, सेकेंडरी एल्कोहल है, मगर यहाँ जो एल्कोहल है वो D और L फॉर्म का 50-50% ऑलमोस्ट रहेगा। तो यहाँ पर हमें रेसमिक मिक्सचर ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल मिलता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी आंसर विल बी करेक्ट, रेसमिक मिक्सचर ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल हम लोगों को मिलेगा। तो इस तरह से ये 73rd क्वेश्चन को करना होता है। अब देखते हैं 74th क्वेश्चन को। देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको करके देखो। C4H11 on treatment on reaction with HNO2 forms tertiary alcohol। एक टर्सरी एल्कोहल बनाता है तो जो C4H9N होगा वो क्या होगा, आप खुद बताओ। आपको तो केवल इतना पता है कि ये जो NH2 है ये बदल जाता है किसमें, OH में। जब रिएक्शन कराते हैं किससे, NaNO2 प्लस HCl से,
या फिर जब हम रिएक्शन कराते हैं किससे, HNO2 से, तो आपको सवाल में कह रहा है कि हम लोगों को कौन सा एल्कोहल मिल रहा है, टर्सरी एल्कोहल मिल रहा है। तो आप बताओ टर्सरी एल्कोहल कैसा स्ट्रक्चर होगा, यही तो होगा टर्सरी एल्कोहल। तो आप बताओ टर्सरी एल्कोहल कब बनेगा, टर्सरी एल्कोहल कब बनेगा, जब एमाइन में टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप जुड़ा होगा। देखो जब एमाइन में टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप जुड़ा होगा तभी तो एल्कोहल बनेगा। मगर खास बात यह है कि टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप जुड़ा जरूर है, मगर नाइट्रोजन पर दो दो हाइड्रोजन है, और नाइट्रोजन पर दो दो हाइड्रोजन होना किस बात का इंडिकेशन है कि ये जो एमाइन है ये कैसा है, 1 डिग्री एमाइन है। बस ग्रुप जरूर टर्सरी जुड़ा हुआ है बट एमाइन जो है वो प्राइमरी एमाइन है। तो आपसे पूछ रहा है C4H119 ऑन रिएक्शन विद HNO2 फॉर्म्स टर्सरी एल्कोहल, दस C4H119 विल बी, तो आप बोलोगे प्राइमरी एमाइन। ये क्या होगा, प्राइमरी एमाइन होगा। तो 74th का जो आंसर है वो क्या होगा, ए आंसर होगा। 74th का हमारा ए आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं 75th क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है ट्रीटमेंट ऑफ साइक्लोब्यूटिल मिथाइलएमाइन विद नाइट्रस एसिड। देखो साइक्लोब्यूटिल ये हमारे पास है, साइक्लोब्यूटिल मिथाइलएमाइन ये हो गया, साइक्लोब्यूटिल मिथाइलएमाइन का रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ, का रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ। तो आप बताओ नाइट्रस एसिड के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो आप बताओ क्या मिलेगा। ये आपको बताया अभी हाल, ये कार्बोकैटायन हमें मिलेगा, और ये कार्बोकैटायन जब मिलेगा तो यहां देखो अल्फा कार्बन पर रिंग एक्सपेंड कर जाएगी, ये रिंग एक्सपेंड करेगी तो इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोगों को मिलेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। ये 5 मेंबर्ड रिंग हो जाएगी, और 5 मेंबर्ड रिंग में जो कार्बोकैटायन होगा जो 5 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो गया वो वहां पर OH कन्वर्ट हो जाएगा। सो इसका आंसर क्या होगा, डी। इसका आंसर हो जाएगा 75th का आंसर हो जाएगा डी। 75th का आंसर बी दे रहा है, बी नहीं होगा, यही होगा आंसर। इसका आंसर होगा डी। ठीक है, डी कम आंसर होगा इसका। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों ये बड़ा टॉप क्लास क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं देन उसके बाद हम बात करेंगे। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज, इसमें देखो ये जो NH2 ग्रुप है इसकी रिएक्शन NaNO2 और HCl के साथ करा रहे हैं। आपको पता है कार्बोकैटायन बनेगा और फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों साइड अटैक होगा। तो क्या आंसर होगा, इसको हम थोड़ा सा चारों ऑप्शन से एक साथ दिखा दे रहे हैं जिससे आपको जज करने में थोड़ा सा आसानी रहे कि कौन सा रिएक्शन होगा। देखो यहां पर हाँ ठीक है, देखो आप 76 का आंसर सोचो और बताओ 76 में क्या आंसर आना चाहिए। देखो 76 में क्या होगा, जो अटैक होगा वो हो तो दोनों साइड सकता है, मगर ये बल्कियर ग्रुप लगे हुए हैं जिसकी वजह से सिंगल साइड अटैक होगा, सिंगल साइड अटैक होगा। और इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ए आंसर होगा मोस्ट प्रॉब्ली। 76 का सी आंसर है, सॉरी ये आंसर आएगा, इसका सी आंसर होगा। इसको आप कर लीजिए, इसका आंसर होगा सी, मतलब रिटेंशन होगा। ठीक है, OH सेम पोजीशन पर आएगा, ये सी आंसर होगा। ए बी सी, सॉरी ये मैंने डी वाले पे सर्किल कर दिया, ये होगा, ये है हमारा, ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। COOH ज्यों का त्यों रहेगा और OH सेम जगह पर आएगा, अपोजिट नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से ये आंसर होगा सी।
ठीक है, बी और सी में से कंफ्यूज ए हमारा ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, देखो क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट। द कंपाउंड विच ऑन रिएक्शन विद एक्वस नाइट्रस एसिड at low temperature produce an oily नाइट्रोसोएमाइन। नाइट्रोसोएमाइन कौन बनाता है? नाइट्रोसोएमाइन कौन बनाता है? देखो, नाइट्रस एसिड के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो जो हमारा बनता है वो बनता है एल्कोहल बनता है। एल्कोहल बनाने का काम कौन करता है? जो प्राइमरी एमाइंस होते हैं। जो प्राइमरी एमाइंस होते हैं वो एल्कोहल बनाते हैं, मगर जो ऑयली नाइट्रोसो टाइप कंपाउंड बनाते हैं, ऑयली नाइट्रोसो टाइप कंपाउंड बनाते हैं, वो होते हैं सेकेंडरी अमाइन। तो देखो, मेथिल अमाइन ये आंसर होगा नहीं, सॉरी एथिल अमाइन आंसर होगा नहीं, मेथिल अमाइन आंसर होगा नहीं, एनिलीन एरोमेटिक है ये आंसर होगा नहीं। यही है हमारा सेकेंडरी अमाइन जिसको बोलते हैं डाईइथाइल अमाइन, और यही कंपाउंड बनाता है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोसो अमाइन। तो बच्चों याद रखना, जो प्राइमरी अमाइंस होते हैं उसकी रिएक्शन अगर हम नाइट्रस एसिड के साथ कराते हैं तो बनता है एल्कोहल, मगर जब सेकेंडरी एल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं नाइट्रस एसिड से तो बनता है नाइट्रोसोएमाइन, जो कि ऑयली टाइप कंपाउंड होता है, और ये आपका आंसर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन रिएक्शन, आपकी एक रिएक्शन दी हुई है और आपको बताना है कि इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा। R3NH2O2O3 और H2SO5 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? तो चूज द प्रोडक्ट। इसमें आंसर ये आएगा सी। ठीक है, RN3 और NR3 आपस में क्या हो जाएंगे? इस तरह से कन्वर्ट हो जाएंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई खास रिएक्शन नहीं है बच्चों। देखो, मैंने फिर बताया, कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं है जो क्वेश्चन में याद करके आ जाऊं और आपको वो आंसर बता दूं। मैं आपके सामने लाइव क्वेश्चंस सॉल्व कर रहा हूं, और जो भी क्वेश्चंस जेन्यून है वो हर क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको प्रॉपर्ली दे रहा हूं। अब कुछ जगहों पर ऐसा रहता है कि कोई भी क्वेश्चंस रैंडमली बना दिए जाते हैं, हर एक के पीछे प्रॉपर लॉजिक नहीं फिट होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं 79th क्वेश्चन की। लिखा है द पायरोलिसिस ऑफ क्वाटरनरी अमाइन हाइड्रोक्साइड। क्वाटरनरी अमाइन, आपको पता है क्वाटरनरी अमाइन हाइड्रोक्साइड ये है। इसको जब हम गर्म करते हैं तो हमें टर्सरी अमाइन मिलता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और टू प्रोड्यूस एल्कीन इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, और इस तरह से हमारा ये आंसर होगा। ठीक है, अरे आपने एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ी थी, और एलिमिनेशन रिएक्शंस में मैंने आपको बताया था कि या तो सेडजेफ के रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है या फिर हॉफमैन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग रूल बनता है। हॉफमैन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग रूल तब बनता है जब जो लिविंग ग्रुप हो वो बल्कियर ग्रुप हो। तब हमने आपको बताया था कि हमारा जो हॉफमैन एलिमिनेशन टाइप का एलिमिनेशन होता है, तो जो हमारा आंसर होगा वो क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जब हम एलिमिनेशन करते हैं तो किस प्रोसेस से होता है? सेडजेफ से नहीं होता है, किससे होता है? हॉफमैन एलिमिनेशन से होता है। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, 80th क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिखा है 80th क्वेश्चन में, बाई हीटिंग अमोनियम क्लोराइड को हीट किया गया है विथ टू इक्विवेलेंट ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। टू इक्विवेलेंट ऑफ फॉर्मल्डिहाइड के साथ हमने इसको ट्रीट किया है, तो क्या मिलेगा आप खुद सोचो। मिथाइल एमाइन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, देखो अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है, NH4Cl है। इसकी रिएक्शन हमने कराई है,
by heating ammonium chloride with 2 equivalents of formaldehyde, 2 moles of HCHO के साथ रिएक्शन करा रहे हैं. फॉर्मल्डिहाइड इट्स फॉर्म्स आपको मिल रहा है मिथाइल एमाइन हाइड्रोजन क्लोराइड, ये मिलेगा CH3 NH2 NH3 प्लस Cl माइनस, ये कंपाउंड मिलेगा. ठीक है, ये कंपाउंड आपको मिलेगा. ये आपका आंसर होगा मिथाइल एमाइन हाइड्रोक्लोराइड. नेक्स्ट देखो, लिखा है एसिड एनहाइड्राइड्स ऑन रिएक्शन विद प्राइमरी एमाइंस. एसिड एनहाइड्राइड की जब हम रिएक्शन कराते हैं प्राइमरी एमाइन से तो हम लोगों को मिलता है एमाइड. इसको बोलते हैं, इस रिएक्शन को वॉमन शॉर्टन वॉमन रिएक्शन आपने पढ़ा होगा. 81st का आंसर होगा ए. ठीक है, द ट्रीटमेंट ऑफ अमोनिया, अमोनिया का ट्रीटमेंट कराते हैं विद एक्सेस ऑफ इथाइल आयोडाइड. जब एथाइल आयोडाइड के एक्सेस में रिएक्शन कराते हैं तो अमोनिया पहले ही पार्ट में ख़त्म हो जाती है और आपको मिलता है एथिल एमाइन. हम लोगों को मिलता है एथिल एमाइन, नहीं सॉरी, एथिल एमाइन आपका ज़्यादा अमाउंट में है तो हम लोगों को मिलेगा टेट्रा एथाइल अमोनियम क्लोराइड, ये मिलता है, ये रहता है. C2H5 I, इसकी रिएक्शन होती है अमोनिया से, क्या मिलता है C2H5 NH2 प्लस HI, याद करो, पढ़ा है. अब ये C2H5 NH2 न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है. इसकी रिएक्शन फिर से होती है किससे, इथाइल आयोडाइड से. इसकी रिएक्शन फिर से किससे होती है, इथाइल आयोडाइड से. एसएन टाइप की रिएक्शन होती है और हमको मिलता है डाई इथाइल अमाइन. डाई इथाइल अमाइन फर्दर रिएक्शन करता है, फिर से रिएक्शन होती है एथिल आयोडाइड से. अभी हमको मिलता है ट्राई इथाइल अमाइन और फिर रिएक्शन होती है ट्राई इथाइल अमाइन की एथिल आयोडाइड से, तो आपको मिलता है टेट्रा एथिल अमोनियम आयोडाइड, ये बनता है. तो इसका आंसर होगा टेट्रा एथिल अमोनियम आयोडाइड. इसका आंसर नंबर होगा डी. तो बच्चों देखा आपने 82 क्वेश्चंस आपने किए और इन सारे क्वेश्चंस में एक दो क्वेश्चंस को अगर हम अलग कर दें जो थोड़े से बेढंगे टाइप क्वेश्चंस थे जिसमें कोई प्रॉपर लॉजिक सेट नहीं हो रहा था, बाकी लगभग सभी क्वेश्चंस पर मैंने आपको सही लॉजिक लगाते हुए क्वेश्चंस आपको बताए हैं और उम्मीद भी यही कर रहा हूं कि आप लोग इस तरह से और भी क्वेश्चंस कर सकते हो. तो बच्चों ये सारे क्वेश्चंस थे हमारे एमाइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर. अब हम लोग बात करते हैं एनिलीन की. तो देखो एनिलीन में जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो पहले इंट्रोडक्शन टू एनिलीन, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड एनिलीन, मतलब हम एनिलीन पर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं और इन क्वेश्चंस में आपको एरोमेटिक जो कि मैकेनिज्म सेक्शन आपको पढ़ाया था वो सब यहाँ पर आपको लगाने पड़ेंगे और आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा इसमें आंसर होगा. देखो आपने पूछा है द मोस्ट अनलाइकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड. तो पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड के ये 4 रिप्रेजेंटेशन बने हैं, इसमें से कौन सा रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है या मोस्ट अनलाइकली है जो नहीं बन सकता है वो आपको बताना है. तो आप बच्चों यहाँ देखो नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 दिख रही है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 नहीं होती है, 3 और लोन पेयर देने के बाद 4 तक हो सकती है. तो आपका जो आंसर होगा, सही आंसर होगा वो होगा सी. ये जो
रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना है, ये नहीं हो सकता है। तो मोस्ट अनलाइकली रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा सी आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, एग्जामिन द फॉलोइंग टू स्ट्रक्चर्स फॉर द एनिलीनियम आयन एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वंस गिवन बिलो। आपको एनिलीनियम आयन के रिगार्डिंग दो चीज़ें दी हुई है और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अभी स्टेटमेंट्स तो हम बाद में पढ़ रहे हैं, पर खुद सोचो, क्या ये पॉसिबल है? ये इस तरह से पॉसिबल है? तो बोलोगे पॉसिबल ही नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 हो रही है, यहाँ तो 4 है, यहाँ वैलेंसी कितनी हो रही है? 5। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो अब इसको चेक कर लो। इसमें स्टेटमेंट्स क्या क्या दिए हुए हैं? ये 1 है, 2 है। तो लिखा है 2 इज नॉट एन acceptable canonical structure because carbonium ions are less stable than ammonium ion. Second is not an acceptable canonical structure because it is non-aromatic. Second is non-acceptable canonical structure because the nitrogen has 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यही आंसर हमारा होगा। 5 वैलेंसी मतलब 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। सेकेंड इज एन एक्सेप्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ये तीनों चीज़ें सही नहीं है। यही वो सही कारण है जिसकी वजह से फर्स्ट वाला सेकंड में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो बच्चों, ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे और देखते हैं कुछ 1-2-4 क्वेश्चंस और देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड यूजिंग Fe एंड HCl गिव्स। आपको पता है नाइट्रो कंपाउंड्स का अगर FeHCl से रिडक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस मिलते हैं। क्या मिलते हैं? एरोमेटिक्स प्राइमरी अमाइंस मिलते हैं। तो 85th का आंसर होगा सी। 85th का आंसर होगा सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन रिडक्शन विथ हाइड्रोजन एंड रेनी निकल गिव्स बेंजिल एमाइन। वह कौन सा है जो हाइड्रोजन और निकल के साथ रिडक्शन कराने पर बेंजिल एमाइन बनाता है? बेंजिल एमाइन बनाने वाला कौन होगा? ठीक है, तो बेंजोनाइट्राइल। ठीक है, यही होगा, बेंजोनाइट्राइल होगा। देखो बेंजोनाइट्राइल का फॉर्मूला होता है C6H5Cn, इसको बोलते हैं बेंजोनाइट्राइल। और इसका अगर हम रिडक्शन कराते हैं किससे? H2 रेनी निकल से, तो हम लोगों को मिलेगा बेंजिल। ये बेंजिल ग्रुप है, बेंजिल एमाइन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। 86 का आंसर होगा। बेंजोनाइट्राइल का अगर हम रिडक्शन कराते हैं, 85th का आंसर है, सॉरी 86 का आंसर है ए। ठीक है, गुड। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। What is the end product in the sequence of the following reaction? एक रिएक्शन दी हुई है, आपको बताना है क्या प्रोडक्ट बनेगा। आप बताओ इसको, प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नाइट्रेशन। बेंजीन के नाइट्रेशन से मिलता है नाइट्रोबेंजीन, और नाइट्रोबेंजीन का SnHCl से जब रिडक्शन कराते हैं तो मिलता है एनिलीन। तो आंसर होगा इसका एनिलीन। 87th का जो आंसर होगा वो होगा बी, दैट इज एनिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। ये X इज मतलब एक नाइट्रो कंपाउंड है और हम चाहते हैं कि एक नाइट्रो ग्रुप ज्यों का त्यों रहे और दूसरा नाइट्रो ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाए? NH2 में कन्वर्ट हो जाए। तो इसमें कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा? कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा? तो ऐसे स्पेशल टाइप रिएक्शन है और यहाँ जो रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा वो है Na2S, सोडियम सल्फाइड से हम इसका रिएक्शन कराते हैं। अब इस रिएक्शन की डिटेलिंग हमने आपको डिस्कस नहीं करी है, तो आप डायरेक्ट आंसर देख करके आगे की चीज़ों को डिस्कस करते हैं। मैंने बताया बच्चों
कोशिश करी जाती है कि आपको हर चीज़ पढ़ाई जाए और पढ़ाने के बाद क्वेश्चंस पूछे जाएं, बट ये कंपटीशन है, यहाँ हर चीज़ पढ़ाएंगे तो कभी कोर्स ही कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए पढ़ाई वो सब सीमित चीज़ें जाती हैं जहाँ से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। मैंने वही किया है, आप लोग क्वेश्चंस करते रहें। कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल होते हैं कि ये क्वेश्चंस भी क्रिएट होते हैं, बट दिए रहते हैं तो करिए। नेक्स्ट है, इन अ सेट ऑफ रिएक्शंस मेटाब्रोमोबेंजीन एसिड बेंजोइक एसिड गेव अ प्रोडक्ट डी, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट डी। डी बताना है, आप बताओ। ये आपके पास कंपाउंड है, इसमें बी क्या बनेगा, इसका नाम होगा COCl, बेंजोइल क्लोराइड बनेगा। सॉरी, ये तो रहेगा यहां मेटा पोजीशन पर, सॉरी देखो, जो बी है वो ये है COCl। जब हम इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ कराएंगे तो ये तो Br था, जुड़ा रहेगा, यहां हो जाएगा एमाइड, और एमाइड का हॉफमैन ब्रोमोमाइड लगाएंगे, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन लगाएंगे तो मिलेगा मेटाब्रोमो एनिलीन। क्या मिलेगा, मेटाब्रोमो एनिलीन मिलेगा। तो जो डी होगा वो मेटाब्रोमो एनिलीन है, चेक करो। ए आंसर होगा नहीं, बी आंसर होगा नहीं, सी आंसर होगा नहीं, डी आंसर होगा। अब नेक्स्ट कह रहा है मेटाब्रोमो एनिलीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाई, मेटाब्रोमो एनिलीन को हम बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं चेक करो। इतने मेथड में से किससे बना सकते हैं, तो बेंजीन का नाइट्रेशन करेंगे, नाइट्रोबेंजीन मिलेगी, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करेंगे तो एनिलीन मिलेगी, और एनिलीन ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग नेचर की होती है, तो ये आंसर तो होगा नहीं। ब्रोमिनेशन करेंगे फिर नाइट्रेशन करेंगे, ये भी नहीं पॉसिबल है। फिर देखो मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड है SOCl2, ये भी क्वेश्चन किया है, फिर NH3 फिर Br2NaOH, ये आंसर सही है। ये आपका गलत आंसर है, इसमें बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड पहले बनेगा। ये भी आंसर नहीं होगा। ये जस्ट अभी हल बनाइए ना, वही मेथड है, मेटाब्रोमो एनिलीन बनाने का बेस्ट मेथड है वो सी मेथड है। तो इस तरह से आपने देखा। नेक्स्ट देखते हैं, नाइट्रोबेंजीन गिव्स एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमाइन बाई, एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमाइन आपको मिलेगा, एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमाइन आपको मिलेगा जब हम इसका रिडक्शन करते हैं। तो बच्चों नाइट्रोबेंजीन के बहुत सारे रिडक्शन होते हैं, एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमाइन रिडक्शन जो होता है वो Zn और NH4Cl के साथ जब रिडक्शन कराया जाता है तो बनता है। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नाइट्रोबेंजीन को कवर नहीं किया है क्योंकि आपके NCERT में नाइट्रोबेंजीन दिया नहीं है, तो आप चाहो तो इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, बट फिलहाल इसका आंसर होगा डी। अब देखो ये फिर से एक कंपाउंड है, इसको नाइट्रो कंपाउंड है, हमने डाई मिथाइल एमाइन के साथ रिएक्शन कराया है, और फिर इसका रिएक्शन किससे कराया है, SnHCl से, और साथ में लिया है NaNO2 और HCl 025 डिग्री और H2Ni। बच्चों ये भी नाइट्रोबेंजीन की ही रिएक्शन है, हमने नाइट्रोबेंजीन पार्ट में इसको ज़्यादा कवर नहीं किया है। फिर भी अगर आप इसका आंसर देखना चाहते हो तो इसका आंसर है ए, ये आपका आंसर है, इससे बनता है। ये रिएक्शंस अगर आपको याद होंगी तो आप बना पाओगे, वरना फिर आप इन रिएक्शंस को स्किप कर सकते हो। कंपटीशन में ये चीज़ अब नहीं आ रही हैं क्योंकि जब से NCERT ने अपना सिलेबस मॉडिफाई किया है तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो क्वेश्चंस किताबों में तो नहीं हटाए गए हैं, बट अब वो अपने पेपर्स में पूछ नहीं रहा है,
तो इनको ध्यान रखना। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ आप बताओ। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इसकी प्रेजेंस से बेसिक स्ट्रेंथ घट जाती है, इससे बढ़ जाती है। तो 3 1 2 सबसे ज़्यादा होगा 3, फिर 1 फिर 2, इसका आंसर होगा डी। ये बेसिक स्ट्रेंथ एनिलीन की होती है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होते हैं वो बेसिक स्ट्रेंथ को घटा देते हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है वो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस किया जाएगा। 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज द वीकेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस। अभी हाल ये क्वेश्चन किया था, इसमें एनिलीन का जो लोन पेयर है ये डिलोकलाइज होने की वजह से लेस अवेलेबल होता है, इसलिए सबसे वीकेस्ट बेस कौन सा होगा, एनिलीन होगा। ये 95th का ए आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, अमंग द फॉलोइंग एमाइंस, 4 एमाइंस दिए हुए हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस, कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस है, तो आप खुद से देखो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस कौन सा होता है, आप खुद से बताओ। ब्रॉन्स्टेड बेस पूछा है, ठीक है। ब्रॉन्स्टेड बेस सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, तो ये आपका होगा डी, ठीक है। इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस कौन सा हो जाएगा, डी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ का आपको क्रम बताना है, तो 213 आपको याद होगा, तो सबसे ज़्यादा सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर टर्सरी और उसके बाद ये एनिलीन टाइप का कंपाउंड है, ठीक है। तो 2 फिर 1 3, 2 1 3 और लास्ट में 4, इसका आंसर होगा बी। 96 का जो हमारा आंसर है वो है बी, ठीक है। 97 देखते हैं, द वीकेस्ट बेस अमंग द फॉलोइंग। सबसे वीकेस्ट बेस कौन सा है, डाई मिथाइलेमाइन, मिथाइलेमाइन, इथाइलेमाइन। ये एलिफेटिक है और एनिलीन एरोमेटिक है। रिंग पर जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर है वो डिलोकलाइज होने की वजह से ये वीकेस्ट बेस होता है। तो 97 का आंसर होगा हमारा बी। 98th क्वेश्चन को देखते हैं, 98th क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज मोस्ट बेसिक। इसमें से सबसे ज़्यादा बेसिक कंपाउंड कौन सा है, तो आप खुद से देखो। ये एनिलीन है और साथ ही साथ इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। ये भी एनिलीन टाइप का कंपाउंड है, ये भी प्योरली एनिलीन। ये देखो, ये तो नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। ये भी नहीं होगा क्योंकि एनिलीन है, ये भी नहीं होगा क्योंकि एनिलीन है, मगर ये एलिफेटिक टाइप कार्बन से जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होगा, बी होगा, ठीक है। यहाँ नाइट्रोजन रिंग से अटैच नहीं है, बाकी तीनों में रिंग से अटैच है। तो लोन पेयर डिलोकलाइज होने की वजह से इसका बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। किस में नहीं घटेगा, बी वाले ऑप्शन में। तो सबसे मोस्ट बेसिक कौन सा होगा, तो 98th का आंसर होगा बी, ठीक है। तो बच्चों आपने देखो 98 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। अब मैं सोच रहा हूँ 2 क्वेश्चन आपको और करवा दूं तो आपके 100 क्वेश्चंस पूरे हो जाएं। उसके बाद देखो, द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस सॉल्यूशन। इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ड एक्वस सॉल्यूशन में कौन सा है, तो पहले ये देखो, ये इथाइल एमाइन है, एन डाई इथाइल इथेनामाइन, ये एन एथिल इथेनामाइन, ये एन मेथिल मिथेनामाइन और इथेनामाइन। आपको पता है जो डाई इथिल इथेनामाइन होता है ये 231 चलता है, याद होगा आपको। दो सौ इकतीस चलता है एथिल के केस में। तो आप सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट देख सकते हो, इसका नाम क्या होगा, एन एथिल एथेनामाइन। एन एथिल इथेनामाइन ये हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। ये एन डाई एथिल है, ये टर्सरी है, टर्सरी वाला कम होता है, सेकेंडरी वाला सबसे स्ट्रॉन्ग होता है एक्वस मीडियम में, 231 चलता है।
तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, एन मिथाइल मिथेनामाइन से एथाइल का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर ज़्यादा होता है, इसलिए 99 का जो आंसर होगा वो होगा बी। 99 का आपका आंसर है बी। अब इसके बाद देखो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछा है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछा है इन चारों में। अब इन चारों में स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है, इसको आप देख के बता सकते हो। देखो ये तो पायरोल है, इसमें लोन पेयर डिलोकलाइज होता है एरोमेटिक कैरेक्टर की वजह से, तो ये तो नहीं होगा। आंसर होगा इन दोनों में। इसमें नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज़्यादा है, यहाँ कम है, इसलिए यहाँ पर लोन पेयर को डोनेट करना आसान रहेगा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा ए वाला। ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये भी आंसर में नहीं होगा। तो बी आंसर नहीं होगा, डी आंसर नहीं होगा, सी आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा ए। 100 का आंसर होगा ए, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। तो बच्चों आपने देखा मैंने ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। आप और भी क्वेश्चंस करिए, मैं आपको बार बार यही कहूँगा कि करिए, जितना आप करेंगे उतने बढ़िया क्वेश्चंस आपके डेवलप होंगे, आएंगे। और एक बार जब एक्सरसाइज कर लो तो इन क्वेश्चंस को दोबारा किया करो, थोड़े दिन बाद किया करो, जिससे एक बार आपका पूरा चैप्टर क्वेश्चंस के माध्यम से रिपीट होता रहे। जितना आप क्वेश्चंस के माध्यम से चैप्टर्स को रिपीट करोगे उतना बढ़िया आप पेपर में कर ले जाओगे। कुछ लोग ऐसा होता है कि थ्योरी में इन्वॉल्व रहते हैं, थ्योरी में उलझे रहते हैं, उन्हें थ्योरी तो अच्छी आती है बट वो क्वेश्चंस के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं, तो पेपर में कुछ क्वेश्चन में ट्रैप हो जाते हैं और क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि क्वेश्चंस में ट्रैप अगर होने से बचना है तो आप क्वेश्चंस की खूब सारी प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको चीज़ें आ जाएं। मैं आज की क्लास को इसी पार्ट में ख़त्म कर रहा हूँ बच्चों। ये दूसरा वीडियो मैं अपलोड में डाल रहा हूँ, क्योंकि वीडियो जोड़ने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं 2 सेपरेट पार्ट्स आपको डाल दे रहा हूँ। ये दोनों पार्ट्स आज की क्लास में ही कवर अप होंगे, और आप सभी लोग दोनों पार्ट्स को देखिएगा, जिससे आपको चीज़ें बेहतर लगे। थैंक यू वेरी मच।